बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने पैरासाइटोलॉजी के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं माइक्रोब के अंदर, जिसमें हम बात कर लेते हैं सिंगल सेल प्रोटोजोआ की और मल्टी सेलुलर मेटाजोआ दैट इज़ हेलमिन्थीज़। आज बेसिकली हम लोग हेलमिन्थीज़ की ही पूरी डिटेल को स्टडी आउट करेंगे। प्रोटोजोआ को हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हेलमिन्थीज़ की अगर बात की जाए तो दे आर मल्टी सेलुलर और इनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होते हैं, खास तौर पे रिस्पिरेटरी सिस्टम। देन इनका रिप्रोडक्शन प्रोफाइल भी काफ़ी एफिशिएंट होती है। नेकेड आई से ये जो है वो विजिबल होते हैं और इनका साइज़ अप टू 25 मीटर्स तक हो सकता है इन केस ऑफ टेप फॉर्म। ठीक है, हेलमिन्थीज़ को हम लोग दो क्लासेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक आ जाता है प्लेटी हेलमिन्थीज़ और सेकेंड वन इज़ द नीमेट हेलमिन्थीज़। अच्छा, प्लेटी का वर्ड जो है वो फ्लेट के लिए यूज़ होता है और हेलमिन्थ्स जो है वो वर्म्स को कहते हैं। प्लेटी हेलमिन्थीज़ फर्दर क्लासीफाई होती है दो क्लासेस के अंदर, जिसको हम कहते हैं सिस्टोर्स एंड ट्रीमाटोर्स। ठीक है, इन दोनों क्लासेस की डिटेल भी हम लोग बाद में देखेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे दैट इज़ द नीमेट हेलमिन्थीज़ दैट आर राउंड वर्म्स। उनमें आ जाते हैं हमारे नीमाटोड्स। नीमाटोड्स की अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें फ्रॉम द प्लेटी हेलमिन्थीज़ के मेंबर से सिस्टोड या ट्रीमाटोड्स से, तो एक तो इसकी जो शेप है वो स्पिंडल शेप आ जाती है, जबकि ट्रीमाटोड्स जिन्हें हम फ्लूक्स कहते हैं वो लीफ शेप्ड स्ट्रक्चर आ जाती है। जबकि जो सिस्टोड्स हैं टेप फॉर्म हैं, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर ये इनके नाम्स दिए हुए हैं, फ्लूक्स, टेप फॉर्म, राउंड वर्म्स। ठीक है, तो स्पिंडल शेप है यानी कि राउंड वर्म्स हैं, फ्लूक्स हैं तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, टेप फॉर्म है तो सेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। देन सिस्टोड्स और ट्रीमाटोड्स दोनों के दोनों जो है वो हर्माफ्रोडाइट्स आ जाते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ हम नीमाटोड्स की बात की जाए तो सेपरेट सेक्सेस होते हैं और इसमें फीमेल जो होती है वो काफ़ी उसका साइज़ लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल। ठीक है, देन सिस्टोड्स में बाकी हम बात करें तो इसके अंदर एक हेड और स्कॉलिक्स होता है, बॉडी सेगमेंट्स होते हैं, इसमें बॉडी कैविटी या फिर इंटेस्टाइन वगैरह डेवलप एज सच नहीं होता। इसके अंदर जो है वो ट्रीमाटोड्स में फोर शेप्ड इंटेस्टाइन होता है, बॉडी कैविटी और एनएस अगेन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे वेल डेवलप जो आ जाते हैं वो नीमाटोड्स ही हैं। इनमें सिंगल स्ट्रेट इंटेस्टाइन भी होता है, एनएस भी होता है और बॉडी कैविटी भी होती है। तो आज हम लोग नीमाटोड्स की ही डिटेल को डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स की। ठीक है, जिसमें एस्केरस की बात कर लेंगे, इंट्रोबियस की बात करेंगे, एनसाइक्लोस्टोमा की। नीमाटोड्स की भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन आ जाती है ना, एक टिश्यू नीमाटोड्स आ जाते हैं और दूसरे आ जाते हैं हमारे पास इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट द इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स। बाकी जो ट्रीमाटोड्स हैं या फिर सिस्टोड्स हैं इनकी डिटेल इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, अब हम देख लेते हैं नीमाटोड्स की डिटेल। इसको हमने कहा कि दो सब क्लासेस आ जाती हैं, वन इज़ द इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स और टिश्यू नीमाटोड्स। तो आज की जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स और उसमें भी हम लोग बेसिकली तीन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी आउट करेंगे, जिसमें आ जाता है इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जिसे हम पिन वर्म कहते हैं, एस्केरियस लम्बरिकॉइड्स, जाइंट राउंड वर्म और एनसाइक्लोस्टोमा इंडिकेटर दैट आर हुक वर्म्स। ठीक है, वन बाय वन हम तीनों इन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे। जी, इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोबियस वर्मिकुलरिस की, जिसे हम पिन वर्म का नाम भी देते हैं। पिन वर्म इसलिए क्योंकि ये हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। दूसरा इसका नाम आ जाता है ऑक्सीयूरस वर्मिकुलरिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये जो इंट्रोबियस है ये बेसिकली हार्डली ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट कर रहा होता है, यानी इनका रिजर्वायर जो है वो ह्यूमन है, कोई इसके अंदर एनिमल सोर्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होता। इसकी जो इन्फेक्शियस फॉर्म आ जाती है बेसिकली एग्स होते हैं, उनके अंदर इन्फेक्टिव लार्वा प्रेजेंट होता है, जिसका अभी हम लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एम्ब्रियोनोटिड एग्स हैं, इसी के अंदर जो है वो इसका इन्फेक्टिव लार्वा प्रेजेंट होता है। जब कभी भी ये एम्ब्रियोनोटिड एग जो है वो माउथ के थ्रू इंटर होते हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी, तो देन ये जाते हैं टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे ये एग से जो है वो लार्वा वगैरह रिलीज़ हो जाते हैं, हैच आउट हो जाते हैं। अब ये लार्वा जो है वो म्यूकोजा में पेनिट्रेट करता है और देन ये पहुँच जाता है टुवर्ड्स द कोलोन। ठीक है, सीकम वाले एरिया में पहुँच जाता है। यहाँ पे जो लार्वा था अब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेल एंड फीमेल। फीमेल आप देख लें, हमने बात की कि नीमाटोड्स की जितने भी फीमेल्स हैं वो लॉन्गर आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेल। ठीक है, तो फीमेल बड़ी आ जाती है और मेल छोटा। देन इसी कोलोन के अंदर जो है इन दोनों की मेटिंग होती है और फीमेल जो है वो एग ले करती है। एडल्ट फीमेल देन माइग्रेट कर जाती है पेरी एनल एरिया की तरफ। ठीक है, रात के टाइम जो है ये पेरी एनल रीजन की तरफ आ जाती है और वहाँ पे ये एग्स वगैरह देती है। अबाउट थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो है ये उस पेरी एनल रीजन के अंदर देती है। ये एग्स दोबारा से जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जाते हैं
और 6 घंटे के अंदर अंदर ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियोनोटेड एग, दैट इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर। और इसी तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है जी। इस लाइफ साइकिल को देखने के बाद आप लोगों ने इसकी खुद एपिडेमियोलॉजी साथ में इस तरह से नोट डाउन कर लेनी है कि इसका रिजर्वायर सिर्फ ह्यूमंस होते हैं, कोई एनिमल वेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। और एग्स के अंदर हमने देखा कि इन्फेक्टिव लार्वा प्रेजेंट था। रूट ऑफ एंट्री हमारी माउथ थी, माउथ के थ्रू इंजेस्ट होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहाँ पे हेज कर जाते हैं लार्वा वगैरह। ट्रांसमिट किस तरह से हो सकती है? अगर कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स प्रेजेंट हैं होम या डॉर्मेट्री के अंदर, जैसे कि कंटेमिनेटेड या फिर फर्नीचर कंटेमिनेट हुआ है, बेड क्लॉथ्स अगर कंटेमिनेट हुए हैं, डोर के नॉब्स जो हैंडल हैं वो अगर कंटेमिनेट हुए हैं, तो उस तरह से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। सेल्फ इन्फेक्शन के चांसेस किस तरह से हैं? अगर बंदा जो है वो स्क्रैच कर रहा हो, ठीक है, उसके हाथ कंटेमिनेट हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, और देन दोबारा से जो है वो माउथ के थ्रू री इन्फेक्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें तो इसकी जो सबसे मेच्योर फॉर्म थी वो बेसिकली टर्मिनल आइलियम के अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं सीकम के अंदर, ठीक है। देन जो इसकी ग्रेविड फीमेल जो कि बेसिकली जिसने एग्स ले करने हैं वो कोलोन और रेक्टम के अंदर प्रेजेंट होती है। वहाँ पे ये अपने मेल वाले पार्टनर के साथ जो है वो मेट करती है, और फिर मेट करने के बाद ये रात के टाइम जो है वो माइग्रेट कर जाती है पेरी एनल स्किन की तरफ। वहाँ पे ये एग्स देना शुरू कर देती है, अंडे वगैरह देती है। तो उसके बाद ये जो एग्स होते हैं इसके अंदर जो लार्वा है वो इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 6 आवर्स, और ये जो है वो बटिक्स वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं ये इन्फेक्टिव लार्वा, जहाँ से स्क्रैचिंग के दौरान जो है वो दोबारा से पर्सन री इन्फेक्ट हो सकता है। देन आगे आप लोगों ने बात कर लेनी है इसकी कुछ मॉर्फोलॉजी की, मेल और फीमेल। अगर अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो फीमेल है वो काफ़ी लार्जर है, इसके एंड्स जो हैं वो काफ़ी टेपरिंग से हैं, जबकि जो मेल है वो स्मॉलर आ जाता है। साइज़ अगर नहीं भी याद तो कोई सच मसले की वाली बात नहीं है। एग्स की मॉर्फोलॉजी की भी देख लेते हैं। इसके जो एग्स हैं ना वो बेसिकली कलरलेस आ जाते हैं और एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल किस तरह से कि एक साइड से जो है ये फ्लैटेंड होते हैं, एक साइड से जो है ये राउंड होते हैं, ठीक है। एग्स के अंदर हमें पता है लार्वा प्रेजेंट होता है, और फीमेल जो है वो एग्स ले करती है पेरियनल स्किन के अंदर। 6 घंटे के बाद ये लार्वा जो है वो इन्फेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा से जो है वो इंजेस्ट होता है, दोबारा से हेज होता है, देन एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मेटिंग होती है, एग्स दोबारा से रिलीज़ होते हैं फीमेल, और ये एग्स दोबारा से जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। अच्छा जी, इसकी पैथोजेनेसिस में आपने क्या बता देना है कि इसके जो एडल्ट फीमेल या फिर उसके जो एग्स हैं उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जब कभी पेरी एनल रीजन के अंदर ये एग्स डिपॉजिट होते हैं तो उनके अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और देन पेरी एनल प्रोराइटिस मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है इस कंडीशन में हमें नज़र आ रही होती है। कभी कभी जो है ये साथ में जाके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को भी जो है वो इन्वॉल्व करती है और वल्वा और वेजाइना की इन्फ्लेमेशन काज करवा सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं, एनोरेक्सिया, इरिटेबिलिटी और एब्डोमिनल पेन। देन इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में हम ये बात करेंगे कि ये कोलोन की वॉल को इन्वेड करते हुए बाकी जो इर्द गिर्द वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे भी इन्फेक्शन काज कर सकती है। अपेंडिक्स को इन्वॉल्व कर सकता है ये ऑर्गेनिज्म, मोमेंटम को, लिवर को, लंग्स को, वेजाइना को, सेल्पिंग्स को और इंग्वाइनल एरिया को। लास्ट पे हमने बात कर लेनी है जी लैब डायग्नोसिस की। तो सबसे पहले लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए हम लोगों ने सैंपल्स कहाँ से कलेक्ट करने हैं। ऑफ कोर्स जहाँ पे इसके एग्स प्रेजेंट होंगे पेरी एनल रीजन के अंदर, वेजाइनल स्वैब में हमें मिल सकते हैं, यूरिन में मिल सकते हैं, स्टूल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिल सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका टेस्ट आ जाता है दैट इज़ स्कॉच टेप टेस्ट या सेलुलोज टेप टेस्ट होता। ये टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है? सुबह सुबह डेफिकेशन करने से पहले या फिर वॉश करने से पहले पेरी एनल एरिया को स्कॉच टेप को जो है वो पेरी एनल स्किन के साथ ऐसे प्रेस किया जाता है, और वहाँ पे जो सारे एग्स वगैरह हैं वो उस स्कॉच टेप के ऊपर आ जाएंगे, और देन उसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लेना है ग्लास स्लाइड के ऊपर, और फिर हम लोगों ने माइक्रोस्कोपी के अंदर इसको ऑब्जर्व करना है, जिसमें हमें कुछ इस तरह की जो माइक्रोस्कोपी है वो नज़र आएगी। यानी कि हमें ये एम्ब्रियोनोटेड एग्स, एसिमेट्रिकल एग्स जो हैं वो दिखाई देंगे जिसके अंदर लार्वा वगैरह भी प्रेजेंट है।